हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 16 से लेकर 24 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 15 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया था और उसी के आधार पर आप लोगों ने अभी पीएसपीओ का एग्ज़ाम भी दिया होगा। और काफ़ी सारे लोगों के मैसेज वगैरह भी आए थे कि कुछ लोगों के एग्ज़ाम ठीक ठाक हुए हैं, कुछ लोगों के ठीक ठाक नहीं हुए हैं। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज जनवरी का पेंडिंग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोगों से पहले से मैं पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बता रहा हूँ लगातार कि हम लोग अपनी एक नई वेबसाइट और नया ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में उसी वेबसाइट पर और उसी ऐप पर जो है हम लोग आने वाले जो आरआरबी जीबीयू का एग्ज़ाम है, स्केल 3 के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर जो भी दूसरे बैंक एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाती है, उनके लिए कंप्लीट एक पेड कोर्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो उस पेड कोर्स में आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी उसी सेम प्राइस में प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्विजेज वगैरह भी उसके अंदर डालने की कोशिश की जाएगी, वो भी आप लोगों को मिलेगा। कुछ फ्री क्विजेज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, तो वेबसाइट लगभग डेवलपमेंट हो गया है और ऐप डेवलपमेंट भी जो है अपने लास्ट स्टेज पर ही है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 1 फरवरी से या फिर मतलब होपफुली फरवरी फर्स्ट वीक के विद इन फरवरी फर्स्ट वीक हम लोग जो है अपना पेड कोर्स भी लॉन्च कर देंगे। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना कर रखिए। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज लगातार मेरे पास में आ रही हैं। ठीक है, तो कई बार सबको व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर पाना भी थोड़ा सा टफ होता है, तो लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैं रिप्लाई करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करके रखिए। ठीक है ना, फरवरी फर्स्ट वीक में जो है आप लोगों को पेड बैचेस मिल जाएंगे स्केल 2 जीबीओ के लिए, स्केल 3 के लिए। और आने वाले टाइम पर जैसे जैसे हमारे एग्जाम और आते जाएंगे, IBPS क्लर्क, RRBPO क्लर्क, SBI CBO, ठीक है ना, तो जो भी और एग्जाम होंगे उनके लिए भी हम लोग जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए पेड बैच यहाँ पर लाते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ें सब कुछ आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में है और इसमें बोला गया है कि इन ऑर्डर टू लॉन्च द फर्स्ट बिटकॉइन एंड इथेरियम फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एट गिफ्ट सिटी, which company along with Taurus Kling blockchain has signed an MOU with India INX। गिफ्ट सिटी में पहला बिटकॉइन और एथेरियम फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने टोरस क्लिंग ब्लॉकचेन के साथ में मिलकर भारत INX के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन क्योंकि कहीं कोई चीज़ें छूट ना जाए इसलिए जो है हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए, इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लिंग ट्रेडिंग इंडिया। ठीक है ना, स्पेलिंग इसकी ऐसे ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्लिंग ट्रेडिंग इंडिया। ठीक है, वन लाइनर ही हम लोग इसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर गिफ्ट सिटी वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है ना थोड़ा सा, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को उठा लिया है। तो इसको भी हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। जहाँ पर जिस क्वेश्चन में जितनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। कुछ लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं, मैं वहाँ पर देखता हूँ कि सर ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर दिया करो। तो आप बताओ कि अगर इसमें इसका फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है तो यहाँ पर मैं क्या एक्सप्लेनेशन और दूँ। ठीक है ना, जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जो अननेसेसरी के फालतू ऑप्शन होते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और कुछ लोग बोलते हैं कि सर बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी भी बता दिया करो। तो पिछले सारे वीडियो में, कई सारे वीडियोस में मैंने बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज बताई रही हुई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पिछले वीडियोस देख कर आए होंगे, इसलिए वहाँ पर किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी नहीं बताई जाती, क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछले वीडियोस देख कर आए हुए हैं। तो जो लोग डायरेक्टली मतलब पैरासूट कैंडिडेट की तरीके से आते हैं, सिर्फ एक वीडियो पर देखते हैं और वहाँ पर कमेंट कर देते हैं कि सर इसकी बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी बता दो, तो वो बताया जाता है। आप लोग थोड़ा सा चैनल पर बने रहें, 2-4-10 वीडियोस यहाँ पर देखें तो सारी चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पर। फिर भी जो जरूरी होता है वही चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए होती हैं। हमको यहाँ पर PhD नहीं करना, हमको यहाँ पर थीसिस नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें जरूरी होती है, जितना हमको पढ़ना होता है वो हम लोग वहाँ पर पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है ना, तो पिछले 2-4 वीडियोस देख लिया करो, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहिए, वहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 क्लिंग ट्रेडिंग इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है गिफ्ट सिटी की। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी का हेडक्वार्टर जो है गांधीनगर गुजरात में हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई थी इंडिया INX की, तो इंडिया INX के CEO जो है वी वाला सुब्रमण्यम हो जाएंगे। बस इतना ही हमको इसमें जानना था। नेक्स्ट, in order to launch a 3-in-1 saving accounts to its customer, which bank has recently partnered with मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज। अपने ग्राहकों के लिए 3-in-1 बचत खाता शुरू करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा NSDL पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी NSDL पेमेंट्स बैंक। इस बैंक का NSDL पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बता दो। और इसके साथ साथ में और भी जो ऑप्शंस में दिए गए हैं बैंक के, इनके सबका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, और ये जो 3-in-1 सेविंग अकाउंट
खोला जाएगा इसमें कौन कौन से अकाउंट रहेंगे, तो इसके तहत में सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हुई है, ठीक है ना। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजकोट गुजरात, ठीक है, राजकोट गुजरात में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ये जो है वहीं का मतलब राजकोट गुजरात बेस्ड है कि फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, ठीक है ना। मारवाड़ी फाइनेंशियल के बारे में मैंने बता दिया है, इन सब के बारे में आपसे पूछा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च द स्टार्टअप फंडिंग स्कीम IND Springboard, Indian Bank has recently signed an MOU with which Indian Institute of Management IIM as a part of the Startup India Innovation Week। बढ़िया क्वेश्चन है ये। स्टार्टअप फंडिंग योजना इंड स्प्रिंग बोर्ड शुरू करने के लिए इंडियन बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के एक भाग के रूप में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि किस IIM के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। ये इसमें पूछा गया है कि जो है इंडियन बैंक ने जो है स्टार्टअप फंडिंग स्कीम जो है उसकी IND स्प्रिंग बोर्ड, इसके तहत में जो है स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए कौन से IIM के साथ में जो है स्टार्टअप इंडिया वीक इनोवेशन वीक के दौरान में जो है पार्टनरशिप किया हुआ है, एक MOU साइन किया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा IIM कोझिकोडे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी IIM कोझिकोडे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हम लोग थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि इसे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दो, तो बताओ मैं इसमें क्या ऑप्शन एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में जितने एक्सटेंशन की जरूरत होती है, जितना एक्सटेंड करना होता है, काम भर की चीज़ें मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बनाकर रखो और आप लोग पढ़ाई करो और ढंग से पढ़ोगे तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई है यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक की, ठीक है ना। यहाँ पर किसकी बात हुई है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक की। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में कब से कब तक ये सेलिब्रेट किया गया, ये हम लोग जान लेते हैं ना, ठीक ना। ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, ठीक ना। 10 से लेकर 16 जनवरी 2022 अभी चल ही रहा है ना, इसी के बीच में इसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा वर्चुअली इसे आयोजित किया गया था, ठीक है। और पीयूष गोयल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, पीयूष गोयल जी के द्वारा। पीयूष गोयल जी के पास में कौन सा मंत्रालय है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे, ठीक है। और ये जो इनोवेशन वीक था, इस दौरान जो है इसके दौरान 2021 को, वर्ष 2021 को ईयर्स ऑफ यूनिकॉर्न्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज एज रिकॉग्नाइज्ड एज द ईयर्स ऑफ यूनिकॉर्न्स, ठीक है ना। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि ईयर्स ऑफ यूनिकॉर्न्स के रूप में कौन से साल को रिकॉग्नाइज किया गया, कौन से ईयर को रिकॉग्नाइज किया गया। तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 2021 को ईयर्स ऑफ यूनिकॉर्न्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। और ये जो इनोवेशन वीक है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, जो कि 10 से लेकर 16 जनवरी 2022 के दौरान वर्चुअली आयोजित किया गया, इसी इनोवेशन वीक के दौरान इंडियन बैंक ने IND स्प्रिंग बोर्ड नाम से एक स्टार्टअप फंडिंग स्कीम लॉन्च करने के लिए IIM कोझिकोडे के साथ में एक MOU साइन किया गया, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इसमें पूछा गया था। और जो ये IND स्प्रिंग बोर्ड इंडियन बैंक की ये स्टार्टअप फंडिंग स्कीम है, इसके तहत में होता क्या है, तो इसके तहत में 50 करोड़ रुपए तक का, अप टू 50 करोड़ रुपीज़ एक, ठीक है ना, 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग स्टार्टअप्स को दी जाती है। इंडियन बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडियन बैंक का चेयरपर्सन कौन, MD एंड CEO कौन है, और टैगलाइन कहाँ क्या है इसकी, ये आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। नेक्स्ट, हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन प्रोवाइडेड बाय द RBI टू श्रीलंका टू टैकल इट्स फॉरेक्स क्राइसिस। हाल ही में RBI द्वारा श्रीलंका को विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कितना ऋण प्रदान किया गया है, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 900 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी। बस वन लाइनर ही करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोन अमाउंट आप लोग याद रखना 900 मिलियन USD, ठीक है ना। किसके द्वारा दिया गया, RBI के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया, श्रीलंका को दिया गया। क्यों दिया गया, टू टैकल इट्स फॉरेक्स क्राइसिस, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोई जो क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में भी जो है फॉरेक्स क्राइसिस चल रही है, तो उसी को टैकल करने के लिए, उसी से निपटने के लिए 900 मिलियन USD का जो है लोन जो है RBI के द्वारा श्रीलंका को प्रोवाइड किया गया, ठीक है ना। और ये जो 900 मिलियन USD का लोन है, इसमें 500 मिलियन USD का जो है इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड के भी रिपे करना है, और इन्हीं सब क्राइसिस के लिए जो है ये लोन दिया गया, ठीक है ना।
तो जो ये 900 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है, 900 मिलियन यूएसडी के मिलने के बाद जो है श्रीलंका को भी 500 मिलियन यूएसडी का इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड को भी रिपे करना है। तो इसमें से तो 500 मिलियन यूएसडी तो ऐसे ही चले जाना है, बाकी 400 जिसके बैकअप के लिए दिया गया। हालांकि किसके पर्पज से कितने रुपए खर्च होंगे ये जानने की जरूरत नहीं, बस ये अमाउंट जानना जरूरी है, किसके द्वारा किसको दिया गया है, बस इतना जानना ये जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। In order to launch a global funds of fund FOF, which asset management company AMC has recently signed an agreement with First Trust Advisors and a US based company. ग्लोबल फंड्स ऑफ फंड्स लॉन्च करने के लिए किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में यूएस आधारित कंपनी फर्स्ट ट्रस्ट एडवाइजर्स के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बाकी सबका हेडक्वार्टर ऑप्शन में जो और दिए गए हैं आपको पता होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। In order to offer instant loans up to ₹3 lakh to small merchants, InDefi Technologies has recently tied up with which tech giant? छोटे व्यापारियों को 3 लाख रुपए तक की तत्काल ऋण देने के लिए InDefi टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज के साथ में करार किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा गूगल पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गूगल पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, छोटे व्यापारियों को 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के लिए, ठीक ना, 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए InDefi और गूगल पे ने एक टाई अप किया हुआ है। तो बस वन लाइनर ये भी रहेगा। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसीव्ड IBSI's ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ CRM कार्यान्वयन के लिए IBSI's ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 प्राप्त हुआ है, ये इसमें पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। इसके ऑप्शन में और मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, जो लोग कहते हैं कि ऑप्शन एक्सप्लेन करूँ वो लोग बताओ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अमिताभ चौधरी जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये जो बेस्ट CRM सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड है ये मतलब किस लिए दिया जाता है, तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो इमर्जिंग IT टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, इन सबको बैंकिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो बेस्ट CRM सिस्टम इनोवेशन अवार्ड है ये दिया जाता है। तो इसको ये अवार्ड जो है अभी हाल फिलहाल में एक्सिस बैंक को दिया गया। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। बाकी ऑप्शंस में और जो बैंक दी गई हैं उन सभी बैंकों के बारे में सारी चीज़ें एटलीस्ट पता होंगी जितना मैंने एक्सिस बैंक के बारे में बताया है। नेक्स्ट, एज पर सेबीज रिसेंटली अमेंडेड सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन 2018, व्हाट इज द रिड्यूस्ड टाइमलाइन फॉर फाइलिंग सेटलमेंट एप्लीकेशन टू मेक दिस सिस्टम मोर एफिशिएंट? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सेबी के द्वारा हाल ही में संशोधित निपटान कार्यवाही विनियम 2018 के अनुसार सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए निपटान आवेदन दाखिल करने के लिए कम की गई समय रेखा क्या है? ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा 60 डेज, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन, ये याद रखना आप लोग, डेज याद रखना, 60 डेज ऑप्शन नंबर बी। और पहले याद जो था 101, जो पहले याद दिनों की संख्या होती थी, पहले कितना था, पहले ये 180 डेज था, जिसे अब कम करके 60 डेज कर दिया गया। तो ऑप्शन में दोनों चीजें दी गई तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, 60 डेज इसका आंसर होगा। पहले ये 180 डेज हुआ करता था और इसे अब घटाकर 60 डेज कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सेबी ने क्या किया है कि सेबी ने भी हाल ही में सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशंस 2018 को अमेंड किया है और इस अमेंडमेंट के बाद में सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइलिंग की टाइमलाइन को 180 दिनों से घटाकर 60 दिनों तक के लिए कर दिया गया है। और अगर कोई भी एप्लीकेंट्स अगर सेटलमेंट चार्जेस से 25% अधिक और पे कर देता है तो एडिशनल 120 डेज उसे मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा डाटा आप लोग ध्यान रख लो। कोई भी एप्लीकेंट्स अगर जो भी सेटलमेंट चार्जेस होता है उससे 25% और ज़्यादा पे कर देता है तो उसे जो है एडिशनल 120 दिन और मिल जाएंगे, यानी कि 60 दिन तो ये रहेगा ही प्लस 120, यानी कि टोटल 180 डेज हो जाएगा। अगर आप लोग जो है उसका जो हमारा सेटलमेंट चार्जेस होता है उसका 25% और अधिक पे कर देते हो तो ठीक ना। यहाँ पर कुछ टर्म ऐसे यूज हो रहे हैं जो कि एप्लीकेशन फाइलिंग, सेटलमेंट, ये सब, इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इस टर्मिनोलॉजी की अगर आप लोग बात कर रहे हो तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेबी की फंक्शनिंग हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग वही चीज़ें यहाँ पर कवर करते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, उसी हिसाब से चीज़ें आप लोगों के लिए ले आई जाती हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा और डीप में अगर आप लोगों को देखना होगा तो PDF में काफ़ी कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वहाँ से देख लिया करो, लेकिन वो अननेसेसरी होता है, उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो अजय त्यागी क्या हो जाएंगे, सेबी के चेयरमैन हो जाएंगे, और मुंबई महाराष्ट्र में जो है ये सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, Which e-commerce platform has recently partnered with BOB Financial Solutions and NPCI to launch a contactless co-branded रुपए क्रेडिट कार्ड? संपर्क रहित को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और एनपीसीआई के साथ में साझेदारी की है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है स्नैपडील इसका आंसर होगा। बस स्मॉल लाइनर ही करेंगे, डीप में जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्नैपडील इसका आंसर हो जाएगा। स्नैपडील ने जो है अभी हाल ही में बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और एनपीसीआई के साथ में जो है पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों पार्टनरशिप किया हुआ है ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। टू लॉन्च ए कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। तो एक कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड रुपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए स्नैपडील ने बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन और एनपीसीआई के साथ में जो है ये पार्टनरशिप किया हुआ है। स्नैपडील की यहाँ पर बात हुई है तो स्नैपडील का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। स्नैपडील का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बस वन लाइनर हम लोग करते हैं। बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की भी बात हुई है तो बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एनपीसीआई की भी बात हुई है, एनपीसीआई का हेडक्वार्टर आप लोग बताओगे कमेंट कर, ठीक है। बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो शैलेंद्र सिंह जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर ये आप लोग कमेंट कर बता दो। दिलीप एसबे जो है इसके चेयरपर्सन है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ मेहनत आप लोग भी करो, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ी जाएंगी, उसको आप लोग बताओ, उसी को बताने के बहाने आप लोग जो है चीज़ों को रिकॉल भी कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। In order to provide low-cost business loans of up to rupees 10 lakhs to MSME, which bank has recently signed a co-lending partnership with fintech company Lending Card? एमएसएमईज को 10 लाख रुपए तक का कम लागत वाला व्यवसायिक ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में फिनटेक कंपनी लैंडिंग कार्ड के साथ में सह ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें हम चीज़ों को एक्सटेंड करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर बी। पहले तो आंसर जान लेते हैं, कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कैनरा बैंक अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कैनरा बैंक हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टुगेदर वी कैन ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एलवी प्रभाकर ये जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है ना। एलवी प्रभाकर ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। तो कैनरा बैंक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई। अब ऑप्शन में और जो बैंकें दी गई इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को किसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जो को लैंडिंग एग्रीमेंट की गई, पार्टनरशिप की गई, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो को लैंडिंग नाम से समझ में आ रहा है कि ऋण मिलकर जब जो लोग ऋण देते हैं तो उसको एक बैंक और एक एनबीएफसी मिलकर जब लोग ऋण देते हैं तो यहाँ पर इस तरीके की पार्टनरशिप होती है, को लैंडिंग पार्टनरशिप हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके तहत में जो भी लोन दिए जाएंगे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म लेंडिंग कार्ड टुगेदर के माध्यम से दिए जाएंगे। लेंडिंग कार्ड टुगेदर करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से ये को लेंडिंग लोन्स जो हैं ये मतलब की जाएगी, इस तरीके के लोन दिए जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। लेंडिंग के बारे में थोड़ा सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पहली चीज़ तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, कई लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था कि इस तरीके की टर्मिनोलॉजी में बहुत उलझने की जरूरत नहीं होती है हमें, ठीक है। हमको क्या मतलब है कि यार प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। हमको तो केवल एग्जाम पास करना है, हम वो बता रहे हैं आप एग्जाम पास करो, लेकिन अगर ठीक है कहीं ना कहीं जरूरत होती है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करनी है तो जितनी जरूरत होती है उतना हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें इन सारी चीज़ों मिल जाएंगे तो फिर बहुत कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास है, उतना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा मेन टारगेट होता है एग्जाम क्लियर करना है, तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कराई जा रही हैं। जिनको पढ़ना है डीप में जाकर वो लोग फिर कहीं से बुक्स वगैरह खरीदो और फिर जाकर आप लोग वहाँ पर उसके डीप में जाकर पढ़ाई करो, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो कि देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है ना, देश की बेसिक नीड को पूरा करते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो कि देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और उसके साथ साथ में वो जो हमारे देश की या किसी भी देश की जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करते हैं, ठीक है ना। उनके लिए जरूरी होते हैं, देश की बेसिक नीड के लिए वो जरूरी होते हैं, उनकी बेसिक नीड को पूरा करते हैं, देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। तो भारत सरकार और आरबीआई उन्हें एज ए प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में जो है कंसीडर करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर हिंदी में समझ लो प्राथमिकता वाले क्षेत्र, नाम से समझ में आ रहा है ना किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे सेक्टर जो कि देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, देश की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, देश के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें जो है आरबीआई और भारत सरकार एज ए प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही हमको जानना है। कुछ थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो है प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। तो देखो जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में ही आता है, ठीक है ना।
तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। एग्रीकल्चर के लेंडिंग जो है उधार जो दिया जाता है वो प्रायोरिटी में रहता है, ठीक ना। और इनके लिए अपनी एक अलग से गाइडलाइंस होती हैं और हर बैंक के लिए कुछ अपना एक फिक्स वो होता है कि कितना कितना लोन जो है आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ, इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में जो है एमएसएमईज आ जाते हैं, एग्रीकल्चर आ जाते हैं, ठीक ना, हाउसिंग आ जाता है। तो ये सब जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देने के लिए मैंने भी आपसे बताया कि आरबीआई की अपनी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। अब हर बैंकों को मतलब होता है ना कि किसको किसको कितना लोन देना है, तो प्रायोरिटी सेक्टर के लेंडिंग के तहत में, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइंस वगैरह ये सब यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस जितना जरूरत है उतना हम लोग जानते हुए चलते हैं, ठीक है ना। और एमएसएमईज भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आता है। अभी आपसे बताया मैंने कि प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, तो एमएसएमईज भी जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के तहत ही आता है। तो आरबीआई के उसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसी को ध्यान में रखते हुए कैनरा बैंक ने लेंडिंग कार्ड के साथ में को लेंडिंग एग्रीमेंट किया हुआ है, जिससे कि एमएसएमईज को 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन दिया जा सके, लो कॉस्ट बिजनेस लोन दिया जा सके। एमएसएमईज जो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है तो आरबीआई की गाइडलाइंस है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को के लिए, तो इसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कैनरा बैंक ने लेंडिंग कार्ड के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि एमएसएमईज को 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन, लो कॉस्ट बिजनेस लोन प्रोवाइड किया जा सके। और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कुछ आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे, ठीक ना। कैनरा बैंक के बारे में बता दिया, तो लेंडिंग कार्ड के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान लेते हैं। तो ये अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, in order to launch click play services for bill payments, which mobile wallet fintech company has recently partnered with NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL, ठीक है। बिल भुगतान के लिए क्लिक पे सेवाएं शुरू करने के लिए हाल ही में किस मोबाइल वॉलेट फिनटेक कंपनी ने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया। और इसका जो आंसर होगा मोबीक्विक, ऑप्शन नंबर सी। वन लाइनरी करेंगे, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मोबीक्विक इसका हो जाएगा। मोबीक्विक के जो भी कस्टमर्स हैं वो अपने रिकरिंग ऑनलाइन बिल्स जैसे कि वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, डीटीएच बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया, इन सबको ईजिली पे कर पाएंगे इस सर्विस के लॉन्च हो जाने के बाद में। नेक्स्ट, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज रिसेंटली बीन सैंक्शनड बाय द सिडबी टू द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक बोथ। सिडबी द्वारा हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, ये इसमें पूछा गया। 650 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 650 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और ये दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये दोनों के लिए, ठीक ना। और इस फंड की मदद से ये दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो स्मॉल साइज की, जो छोटे साइज की एनबीएफसीज होंगी, ठीक ना, जो भी छोटे साइज की एनबीएफसीज होंगी उनको जो है फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। छोटे साइज की एनबीएफसीज होंगी, एमएफआईज होंगी, ठीक है ना, तो उनको सबको जो है ये फिनेंशियली सपोर्ट करेंगे। सिडबी की यहाँ पर बात हुई है तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शिवा सुब्रमण्यम रमन ये इसके क्या हो जाएंगे, सीएमडी हो जाएंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी यहाँ पर बात हुई है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये जयपुर राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है ना। संजय अग्रवाल ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है, ठीक है, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटका में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और अजय कमल जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका फॉर द पर्पस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। भारत सरकार द्वारा हाल ही में श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की गई है, ये इसमें पूछा गया। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 500 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। 500 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के हालात इस समय बहुत बुरे चल रहे हैं, तो फ्यूल और एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 500 मिलियन यूएसडी जो है वो एलओसी यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में श्रीलंका को दी जाएगी, ठीक है। और अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा श्रीलंका को 900 मिलियन यूएसडी का भी लोन दिया गया था। ये 900 मिलियन का यूएसडी का लोन जो है किसके लिए दिया गया था, किस पर्पज के लिए दिया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बता दो। एक दो क्वेश्चन पहले ही आप लोगों को ये मैंने बताया हुआ है। In order to provide education and awareness to investors, SEBI has recently launched a mobile app by which name? निवेशकों को शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने के लिए सेबी ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सारथी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सारथी इसका आंसर हो जाएगा। और सारथी में जो आर है ना, ये आर जो है रुपीस का सिंबल बना हुआ है आर की जगह पर,
तो ऑप्शन में एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आर की जगह पर रुपी का सिंबल रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेरे कीबोर्ड में रुपीज़ का सिंबल नहीं है। मैंने काफ़ी गूगल से कोशिश भी किया कि कॉपी पेस्ट कर सारथी उस हिसाब से लिख दूँ, तो उस हिसाब से मैं टाइप तो कर पा रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम पर ये आर जो है मतलब दूसरे तरीके से आ जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको सारथी ही लिख दिया। तो आपको बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, इसका नाम सारथी है, और आर जो सारथी में जो आर है ये इस तरीके से यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल बना हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इस ऐप के माध्यम से जो सेबी है वो सिक्योरिटी मार्केट के बेसिक कंसेप्ट्स को इन्वेस्टर्स को बताएगा, उनको अवेयर करेगा, ठीक है, जैसे कि केवाईसी, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बताया जाएगा। एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जन अवेलेबल है इसका, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये ऐप है, ठीक है। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, तो सेबी का हेडक्वार्टर पहले मैंने भी आपको बताया एक दो क्वेश्चन पहले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अजय त्यागी जी जो है वो इसके कौन हो जाएंगे, ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट, एज पर रिसेंटली रिलीज्ड आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई डीपीआई फॉर सितंबर 2021, हाउ मच परसेंट ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज इन सितंबर 2021। सितंबर 2021 के लिए हाल ही में जारी आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक आरबीआई डीपीआई के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 39.64 ऑप्शन नंबर सी। 39.64 ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से मतलब इसको समझना, जहाँ पर आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो क्वेश्चन किसी भी बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया सितंबर 2021 के लिए, और इसके अनुसार सितंबर 2020 की तुलना में डिजिटल पेमेंट्स में 39.64% की वृद्धि दर्ज की गई है, यही इसमें पूछा गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये इंडेक्स जो है वो ये आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की जो बात हो रही है कब जारी किया गया था, तो जनवरी 2021 में, ठीक है ना, ये जो है जनवरी 2021 में ये मतलब लॉन्च किया गया था ये इंडेक्स, और मार्च 2018 को बेस ईयर माना गया था इस इंडेक्स के लिए, ठीक है ना। इस इंडेक्स के लिए पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर को बेस ईयर माना गया था, तो मार्च 2018 को बेस ईयर माना गया था डीपीआई, ठीक है ना, डीपीआई इंडेक्स के लिए, और डीपीआई इंडेक्स मार्च 2018 के लिए 100 सेट किया गया था डीपीआई इंडेक्स, ठीक ना। ये मार्च 2018 का क्योंकि बेस ईयर माना गया था, तो मार्च 2018 के लिए डीपीआई इंडेक्स को 100 जो है सेट किया गया था, उसी के बाद में फिर आगे की कैलकुलेशन जो है वो की जाएंगी इसके हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 39.64 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बूस्ट द फाइनेंशियल सर्विसेज एज गिफ्ट आईएफएससी व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड। गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा, वन लाइनर ही रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है, कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। उदय कोटक ये जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है। उदय कोटक ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। गिफ्ट सिटी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the independent chairman of the Unity Small Finance Bank by RBI। हाल ही में RBI द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। विनोद राय, ऑप्शन नंबर डी विनोद राय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विनोद राय इसका आंसर हो जाएगा। तो विनोद राय कौन है ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो विनोद राय जी जो है वो फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, और इन्हें ही अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है ना। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्वाइन करने से पहले विनोद राय जी जो हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन हुआ करते थे। विनोद राय जी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है, तो ये जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये 12वीं 12th ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये 12वीं स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। और ये जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है ना। ये ज्वाइंट वेंचर है, किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है, ये जो ज्वाइंट वेंचर है सेंट्रम ग्रुप का, ये जो ज्वाइंट वेंचर है किसका किसका है, सेंट्रम ग्रुप का सेंट्रम ग्रुप और भारत पे, ठीक ना। सेंट्रम ग्रुप और भारत पे का ज्वाइंट वेंचर है। सेंट्रम ग्रुप की हिस्सेदारी इसमें कितनी है 51% की, और भारत पे की हिस्सेदारी कितनी है 49% की, ठीक है ना। तो सेंट्रम ग्रुप और भारत पे का ज्वाइंट वेंचर है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 12वीं स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है ना।
स्मॉल स्केल 2 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और ये कई बार मैंने उस टाइम पर पढ़ाया भी था, लोगों को बताया भी था, तो काफ़ी लोगों ने सही भी किया था और कुछ लोगों के गलत भी हुए थे। तो ये अपने अपने कैपेसिटी के ऊपर है कि कितना आप लोग याद रख पाते हो। यहाँ पर बात हो रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेड अप कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 200 करोड़ रुपये, ठीक है ना, ठीक है ना। 200 करोड़ रुपये जो है वो इसकी पेड अप कैपिटल हो जाएगी, होती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 200 करोड़ रुपये, 200 रुपये नहीं, 200 करोड़ रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, report titled Banking on Electric Vehicles in India, a blueprint for inclusion of EVs in priority sector lending guidelines has recently released by which organization? हाल ही में किस संगठन द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का खाका शीर्षक से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जारी की गई। एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें ये पूछा गया है कि रिपोर्ट किसके किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये रिपोर्ट जो है वो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया और नीति आयोग दोनों के द्वारा मिलकर जारी की गई। इस रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखना, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ए ब्लूप्रिंट फॉर इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस, ठीक है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस में शामिल करने के लिए आवश्यक सुझाव और रोड मैप तैयार करके दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पहले मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बात किया था ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होते हैं। तो उसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल करने के लिए इस रिपोर्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है आवश्यक सुझाव और रोड मैप तैयार करके दिया गया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स को प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत लाने की बात कही गई है इस रिपोर्ट में, ठीक है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? ये इंडिया नहीं, इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर जो है वो कोलोराडो यूएस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है और वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, ये आप बता दो, ठीक है ना। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है, नीति आयोग का वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोग कमेंट कर बता दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर वगैरह तो पता ही होगा, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, कई बार ये आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, A new fixed deposit scheme named Platina FD has recently been launched by which small finance bank? हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के द्वारा प्लेटिना एफडी नामक एक नई सावधि सावधि जमा योजना शुरू की गई है, ठीक है। ये इसमें पूछा गया, इसका हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वन लाइनर ही करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक ना, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इत्तिरा डेविस इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हाउ मच इज द टोटल अमाउंट हैज रिसेंटली एलोकेटेड बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB फॉर इट्स फर्स्ट डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स इन एशिया? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा एशिया में अपनी पहली डाटा सेंटर परियोजनाओं के लिए हाल ही में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 150 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी। 150 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बस वन लाइनर ही करेंगे, बहुत डीप में इसमें भी हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। AIIB एशिया में अपना डाटा सेंटर ओपन करने जा रहा है, जिसके लिए उसके द्वारा 150 मिलियन USD, 150 मिलियन USD का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इस 150 मिलियन USD में से 100 मिलियन USD डायरेक्टली AIIB के द्वारा किया जाएगा, AIIB के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। और बाकी का 50 मिलियन USD जो है वो को इन्वेस्टमेंट के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिन ली क्विन, ये जो है इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। और आज हम लोगों ने जो है 24 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर दी। अपने अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। और आने वाले टाइम पर बहुत ही जल्दी आप लोगों को वेबसाइट और ऐप दोनों अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है ना। डेवलपमेंट लगभग लास्ट राउंड में चल रहा है। जरूरी इंपॉर्टेंट जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट है वही हम लोग यहाँ पर लिए गए। और डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे चलता रहेगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी और भी फीचर्स उसमें ऐड किए जाते रहेंगे। तो वहीं पर जो है वेबसाइट पर भी और ऐप पर भी, दोनों पर भी आप लोगों को पेड कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। वहीं से आप लोग जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं और आगे की वीडियोज़ वगैरह अपना वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।